अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने बूटस्ट्रैप की पेज शुरू की हुई है और हम यूटिलिटीज़ के टैब पे हैं। आज के इस लेक्चर में हम शेडोज़, साइजिंग, स्पेसिंग, टेक्स्ट, वर्टिकल अलाइनमेंट, विजिबिलिटी और जेड इंडेक्स के ऊपर नज़र डालेंगे कि इसकी यूटिलिटीज़ हम कैसे अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा बूटस्ट्रैप का पूरा जो कोर्स है वो ख़त्म हो रहा है। इसके बाद मैं चेक कर लूँगा कि अगर कोई चीज़ रहती है तो हम उसको कवर करेंगे, वरना हम जावास्क्रिप्ट पे मूव ऑन होंगे। तो जैसा कि हमने देख लिया कि हमने इस लेक्चर में जो हमारे लास्ट टॉपिक्स रह गए हैं बूटस्ट्रैप की यूटिलिटीज़ के, जो कि यूटिलिटीज़ भी एक लास्ट टैब है बूटस्ट्रैप के लेक्चर्स का या उसकी सीरीज़ का। तो हमारे ये जो टॉपिक्स हैं शेडो, साइजिंग, स्पेसिंग, टेक्स्ट, वर्टिकल अलाइन, विजिबिलिटी एंड जेड इंडेक्स, इसको हमने चेक करना है कि हम इनको यूटिलिटीज़ से कैसे जल्दी जल्दी इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और हमें ज़्यादा CSS भी लिखनी नहीं पड़ेगी और ज़्यादा चीज़ें भी याद रखनी नहीं पड़ेंगी। तो जैसा कि हमने देखना है, सबसे पहले शेडोज़ का टॉपिक है और हमारे पास बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। अब हमारे पास कुछ इसमें न्यू प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर हम शेडो नन लगा देते हैं उस पर शेडो नहीं लगेगा। ठीक है, स्मॉल शेडो लगाएंगे यानी शेडो SM। ठीक है, ये मीडिया क्यूरी नहीं है, ये उन्होंने अपनी क्लासेस बनाई हुई हैं। और जब शेडो स्मॉल होगा तो ये वाला यानी कि शेडो लग जाएगा। ठीक है, CSS की यानी कि पीछे से बता देंगे CSS क्या लगेगी उसमें। शेडो लार्ज लगाएंगे तो ये लग जाएगा, शेडो इनसेट लगाएंगे तो ये लग जाएगा। तो ये हमारे पास चारों आ रही हैं हमारे पास। और इसको हम ट्राई भी करके देख लेते हैं। ये हमारे पास बॉक्स शेडो आ गया, इसमें हमारे पास नो शेडो लगा हुआ है। तो इसको आप ध्यान से अगर देखें तो ये इसमें स्मॉल शेडो लगा हुआ है, इसमें रेगुलर शेडो है। ठीक है, जो रेगुलरली यूज़ होता है, और इसमें लार्ज शेडो है। तो इसी तरह हम डिफरेंट किस्म के शेडोज़ अपने लगा सकते हैं और सिंपल सा हमने क्या करना है, ये क्लास देनी है। ठीक है, बाकी सारा जो लगा हुआ है, ये पैडिंग लगी हुई है, ये मार्जिन लगी हुई है। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। पर जो इसमें हमने पढ़ा है कि हमने बॉक्स शेडो लगाना है तो हमने सिर्फ एक क्लास लगानी है और हमारा बॉक्स शेडो लग जाएगा। साइजिंग डिफरेंट टाइप की है, विड्थ हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि विड्थ 25 लिखेंगे तो 25% विड्थ हो जाएगी, विड्थ 50 लिखेंगे तो 50% विड्थ हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह हाइट भी हम लिख सकते हैं जैसे इन्होंने ये करके भी दिखाया हुआ है। और अगर हमने मिनिमम विड्थ या मैक्सिमम विड्थ देनी है ना, तो वो भी हम दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मिनिमम विड्थ नहीं दे सकते, मैक्सिमम विड्थ दे सकते हैं MW से। MW देंगे और जितनी भी हम लिख देंगे उसमें, उसने मैक्सिमम विड्थ उसको ले ली है। वैसे उसने देखें विड्थ 20% 200% दी हुई है और यहाँ पे उसने मैक्सिमम विड्थ 100 दी है, तो उसने 100% ही ली है, उसने 200% नहीं ली। ठीक है, इसी तरह हम मैक्सिमम हाइट भी दे सकते हैं और इसी तरह हम व्यू पोर्ट के हिसाब से भी दे सकते हैं, यानी कि मिनिमम व्यू पोर्ट की कितनी उन्होंने हाइट देनी है या विड्थ देनी है, या सिंपल व्यू पोर्ट की हाइट और विड्थ देनी है। यानी जैसे हम देते हैं ना विड्थ 100% या विड्थ 20 px, इसी तरह हम व्यू पोर्ट के हिसाब से भी दे सकते हैं। व्यू पोर्ट का मतलब ये पूरा पेज आपका एक व्यू पोर्ट है। ठीक है, अगर आपने एक चीज़ लानी है इस पूरे एक स्क्रीन पे और फिर स्क्रॉल हो तो अगली चीज़ आ जाए, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये स्मैश कोड की वेबसाइट खुल रही है, अब ये एक व्यू पोर्ट की हाइट या विड्थ दी हुई है हमने इस पूरे को। बल्कि इसमें थोड़ा सा मसला ये है कि ये जो बटन है ये ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, ताकि इस पूरे में आपको पूरे व्यू पोर्ट में आपका पूरा मैसेज क्लियर हो। ठीक है, इसी तरह ये अगला व्यू पोर्ट है आपका। ठीक है, और ये अगला व्यू पोर्ट है। इस तरह करके आप व्यू पोर्ट के हिसाब से भी साइजिंग दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, VW का मतलब है व्यू पोर्ट विड्थ और VH का मतलब है व्यू पोर्ट हाइट। मिनिमम व्यू पोर्ट और मिनिमम व्यू पोर्ट हाइट वगैरह भी हम दे सकते हैं। ठीक हो गया, ये तो हमने ऑलरेडी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। इसी तरह मार्जिन और पैडिंग भी हमने पढ़ी हुई है। हमें पता है कि T से टॉप टॉप है, P से बॉटम है, S से लेफ़्ट है यानी कि स्टार्ट, और E से एंड यानी राइट है, X से एक्स एक्सिस यानी लेफ़्ट टू राइट, Y से टॉप टू बॉटम,
और अगर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब है चारों साइड्स पे वो वाली मार्जिन या बॉटम लगा पैडिंग लगा दें। और 0 से 5 तक हमारे पास नंबर्स हैं और ऑटो लगा देंगे तो वो क्या कर देगी, जैसे अब इसमें उन्होंने करके दिखाया हुआ, अगर हॉरिजॉन्टली से एंटर करना है हमने तो MX ऑटो कर देंगे, यानी एक्स का मतलब है लेफ़्ट टू राइट में ऑटो सेट कर दो, तो उसने लेफ़्ट से और राइट से इक्वल जगह छोड़ के उस एलिमेंट को सेंटर में कर दिया। इसी तरह हम हॉरिजॉन्टली भी सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह हमने अगर गैप देना है तो उन्होंने एक नई प्रॉपर्टी हमें बताई है कि हम गैप की अगर दे देंगे क्लास यहाँ पे उसके पेरेंट एलिमेंट में नीचे वाली चीज़ों के, तो वो उनमें खुद ही उसने गैप रख दिया कि देखें उसने टॉप बॉटम राइट लेफ्ट का एक गैप रख दिया, ठीक है। आपको इनको बार बार देने की ज़रूरत नहीं है, यानी इसको अलग दें, इसको अलग दें, इसको अलग दें, आपने ऊपर वाले को दे दिया, सारों में उसने गैप डाल दिया सब में। अगर ये हमने गैप डाला हर जगह से, रो और कॉलम और हर जगह से। अगर हमने गैप देना सिर्फ रोज़ में, ठीक है, तो ये देखें उसने इस रो के बाद नीचे गैप दे दिया, ठीक है। अगर हमने कॉलम्स में गैप देना है तो हम कॉलम में गैप दे सकते हैं, ये एक कॉलम, इसके बाद इसने ये गैप दे दिया कि दूसरा कॉलम, अब इसमें रो का नहीं है तो हम ये दोनों इकट्ठी भी दे सकते थे तो रो का भी हो जाता, ठीक है। इसको हम ट्राई भी करके देख लेते हैं। जैसे ये कॉलम का गैप दिया हुआ है, अब इसमें हम लिख के देखते हैं रो का गैप भी साथ। ठीक है, इस तरह हम इसको कर सकते हैं। और अगर हम ये सारा हटा दें और सिर्फ गैप को ही हम 3 दे दें तो उसने सारी चीज़ों को खुद ही वो दे दिया, ठीक है, रो से भी दे दिया और कॉलम से भी दे दिया। तो इसको आप अपने हिसाब से अपने लेआउट के हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने ऑलरेडी की सारी पढ़ी हुई हैं, कोई इसमें नई चीज़ नहीं आ रही। जैसे हमने अगर टेक्स्ट को स्टार्ट से अलाइन करना है तो हम उसको टेक्स्ट स्टार्ट दे देंगे, टेक्स्ट सेंटर दे देंगे अगर सेंटर में करना है, ये देखें ये सेंटर में हो गया, ये एंड पे हो गया यानी राइट साइड पे हो गया। इसी तरह हम मीडिया क्यूरीज लगा के भी इनको कर सकते हैं कि इस मीडिया क्यूरी में ये स्टार्ट में हो, इस मीडिया क्यूरी में ये लेफ्ट पे हो, इस मीडिया क्यूरी में ये राइट पे हो, तो इस तरह भी हम लगा सकते हैं। टेक्स्ट रैप की प्रॉपर्टी भी हमने आई थिंक सो पढ़ी थी। टेक्स्ट रैप की प्रॉपर्टी में यही है कि अगर हम टेक्स्ट रैप की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और उस विड्थ के अंदर से वो चीज़ निकल रही होगी तो वो उसको नीचे ले आएगा उस चीज़ को, लेकिन अगर हम नहीं यूज़ करेंगे तो वो देखें ये इतना सा था और ये सारा ये जो अब बाहर आ रहा है ये सारा ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा और इसका आइडिया हो जाएगा। तो जैसे कि टेक्स्ट रैप की प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज़ की हुई है, अगर हम यहाँ से टेक्स्ट रैप की प्रॉपर्टी ख़त्म कर दें तो ये होगा, वो जो बाकी जो है ना वो ओवरफ्लो हो गया, ठीक है, ये उस चीज़ में से बाहर आ रहा है, आपका कंटेंट ख़राब हो गया, ठीक है। तो अगर आपने किसी चीज़ को रैप करना है तो टेक्स्ट रैप, और अगर नहीं रैप करना तो नो रैप की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इसी तरह वर्ड ब्रेक की एक प्रॉपर्टी भी है। वर्ड ब्रेक की प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अब या तो आपने एक पैराग्राफ लिखा है ना जिसके बीच में स्पेसेस हैं तो वो एक अलग चीज़ है, जैसे यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, जैसे यहाँ स्पेस होती तो देखें उसने खुद ही अगली लाइन में ले आया वो उसको, ठीक है। लेकिन सपोज करें कोई स्पेस नहीं है तो वो क्या करेगा। अच्छा, इसको हम ख़त्म करते हैं एक दफ़ा। अच्छा, अब मैंने कोई क्लास नहीं यूज़ की हुई तो ये सारा कुछ उसने एक लाइन में ले आया, अब मैं अगर ऐसे स्पेस देता जाऊँगा तो वो अगली अगली लाइन में लेते जाएगा। पर कुछ इस तरह की कीज़ आती हैं या कुछ इस तरह का हमारे पास चीज़ें आती हैं कि उनमें स्पेस होती ही नहीं है, ना ही हमने करनी होती है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, टेक्स्ट ब्रेक की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। उससे क्या करता है वो, देखें उसने हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार नहीं यहाँ पे लेकर आया और उसने खुद ही उसमें ब्रेक लगा के ना जहाँ लाइन खत्म हो रही थी उसने अगली लाइन में ले आया, फिर उससे अगली लाइन में ले आया। लिख इसमें आप जो मर्जी सकते हैं, ज़रूरी नहीं एम लिखना है, पर बस ये है कि उसके अंदर ब्रेक कोई नहीं है, ठीक है, उसके अंदर कोई स्पेस नहीं है। तो इसलिए उस स्पेस को लाने के लिए विदाउट एडिंग इन योर कंटेंट स्पेस हम इसको टेक्स्ट ब्रेक यूज़ करते हैं, ठीक है। या टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जैसे हमने ऑलरेडी ये CSS में पढ़ा हुआ है, तो इसमें आपने क्या करना है, टेक्स्ट लोअर केस करेंगे अगर आप हम तो सारे लोअर केस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अपर केस करेंगे तो हमारे पास अपर केस हो जाएंगे, और कैपिटलाइज करेंगे तो सारे कैपिटलाइज हो जाएंगे, ठीक है। उस हिसाब से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह फ़ॉन्ट्स भी अगर हमने मैनेज करने हो तो FS1 FS2 FS3 करके हम हेडिंग यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है, ये H4 है, ये H5 और ये H6 है। यानी अगर हमने H1 नहीं यूज़ करना, हमने किसी और पैराग्राफ को या किसी लिंक के टैग को हमने ये फ़ॉन्ट्स देना तो हमें CSS में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इस तरह ही दे सकते हैं। इसी तरह फ़ॉन्ट वेट और स्टाइल्स भी दे सकते हैं। फ़ॉन्ट वेट के लिए FW हाइफन और बोल्ड
यानी कि जो भी आपने प्रॉपर्टी देनी है, बोल्ड, बोल्डर, सेमी बोल्ड, ठीक है, मीडियम, नॉर्मल, लाइट, या आप जो भी दे दें। और अगर आपने फ़ॉन्ट स्टाइल देना है, यानी कि फ़ॉन्ट स्टाइल जैसे इटैलिक होता है, ठीक है, तो वो आपने FST यूज़ करना है, और उससे आपका फ़ॉन्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इटैलिक की, जैसे यहाँ पे इटैलिक हुआ है। तो हम इसको जल्दी से कर सकते हैं, यानी कि 1 मिनट लगता है और हमारी सारी चीज़ें लिखी जाती है। इसी तरह लाइन हाइट भी हम दे सकते हैं। लाइन हाइट का LH-1, LH माइनस नहीं, हाइफन, LH, हाइफन स्मॉल, हाइफन बेस और लार्ज, ये 4 किस्म की उन्होंने लाइन हाइट दी हैं, और ये 4 किस्म की हैं। ये देखें यहाँ पे इन्होंने 4 किस्म की हाइट्स यूज़ कर, ये सबसे लार्ज है, ठीक है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, और ये बिल्कुल कम है। ओके हो गया। इसी तरह हम मोनोस्पेस फ़ॉन्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे फ़ॉन्ट हाइफन मोनोस्पेस, तो उस चीज़ का जो फ़ॉन्ट होगा वो फ़ॉन्ट मोनोस्पेस हो जाएगा। अच्छा, अगर हमारे पास एक पैराग्राफ है उसके अंदर हमने लिंक यूज़ किया हुआ है डिफरेंट, और हम चाह रहे हैं जो पैराग्राफ का कलर है ना वही लिंक का भी कलर हो, यानी अगर मैं ये प्रॉपर्टी ख़त्म कर दूँ, सपोज मैंने इसका कलर दिया हुआ है वार्निंग, ठीक है, और मैं ये प्रॉपर्टी ख़त्म कर देता हूँ, टेक्स्ट रीसेट की प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लिंक का कलर होता है ना वो ब्लू होता है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि जो उस पैराग्राफ का कलर है वही उस लिंक का भी कलर हो जाए, यानी ये लिंक जिस पैराग्राफ के या जिस भी एलिमेंट के अंदर है, जो भी इसका पेरेंट एलिमेंट है, यानी जैसे अब ये लिंक, ये जो लिंक है ये इस पैराग्राफ का चाइल्ड, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस लिंक को क्या क्लास दे देनी है, रीसेट कलर की। उससे क्या होगा, जो भी ऊपर वाले पेरेंट को आपने ये दिया होगा ना कलर, वही कलर इसको भी हो जाएगा। अच्छा, टेक्स्ट रीसेट की क्लास है, वो रीसेट कलर उसकी हेडिंग की, ठीक है। अब यहाँ से जो भी कलर इसको देंगे वो उसका कलर चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये हम इसको इजीली कर सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन हमने पढ़ी हुई है, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन करेंगे तो वो अंडरलाइन हो जाएगी चीज़, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू करेंगे तो लाइन थ्रू हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हमने CSS में पढ़ी हुई हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप CSS की प्लेलिस्ट में जाएं और उसको गो थ्रू करें। एक एक टॉपिक को मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। यहाँ तो हम सिर्फ बूटस्ट्रैप से इन चीज़ों को देख रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो हम इसलिए इसकी डिटेल में भी नहीं जा रहे, ठीक है। तो इसलिए ये टेक्स्ट डेकोरेशन वगैरह भी हमने ये चीज़ें देखी हुई हैं। इसके बाद है हमारे पास वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट में हमारे पास जी, ये हमने ऑलरेडी देखी हुई है कि बेस लाइन, टॉप, मिडल, टॉप। तो हमने कैसे करना है इसको, अलाइन बेस लाइन, अलाइन टॉप, अलाइन मिडल, अलाइन बॉटम, ये हमारे पास क्लासेस हैं जिसको भी हमने अपने लेआउट के हिसाब से यूज़ करना है, हम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और कोई चीज़ भी नहीं है, इसको हम यूज़ भी कर लेते हैं अपने काम में। ठीक है, ये हमारी बेस लाइन टॉप पे हो गई है, ये टेक्स्ट टॉप टेक्स्ट बॉटम पे हो गया, ये मिडल में आ गई है। अलाइनमेंट की हुई है ना डिफरेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट का मतलब होता है ऊपर से नीचे वाली अलाइनमेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होगी तो लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, जिसमें हम टेक्स्ट लेफ्ट करते हैं, टेक्स्ट स्टार्ट एंड करते हैं, ठीक है। विजिबिलिटी का टॉपिक भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि किसी चीज़ को हमने गायब करना होगा तो हम उसमें विजिबिलिटी का कीवर्ड यूज़ करते हैं या क्लास यूज़ करते हैं। तो अगर हम किसी चीज़ को विजिबल कर देंगे इसका मतलब है हमने वो चीज़ दिखानी है, और अगर हम किसी चीज़ को इनविजिबल की क्लास दे देंगे तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी वहाँ से, लेकिन उसकी जगह वहाँ पे हमेशा रहेगी, ठीक है। सेट द विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट विद आवर विजिबिलिटी यूटिलिटीज़, और यहाँ पे उन्होंने बताया भी हुआ है कि इनविजिबल एलिमेंट्स स्टिल टेक अप स्पेस इन द पेज, यानी कि अगर आप वो चीज़ इनविजिबल भी होगी ना, नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन उसने जगह अपनी घेरनी है जो भी उसकी जगह होगी। इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है बूटस्ट्रैप का। ऑलरेडी हमने इसको पढ़ा हुआ है, जेड इंडेक्स बहुत डिटेल से हमने इसमें पढ़ा हुआ है, काफ़ी सारे टॉपिक्स में इसका आया था जिक्र। इसमें क्या होता है कि हमने किसी चीज़ को कितनी वैल्यू देनी है, ठीक है, वो उस वैल्यू के हिसाब से चलेगा। उसकी एक वैल्यू है जिसकी जितनी यानी जैसे Z3 है, जिसकी जितनी बड़ी वैल्यू होगी ना वो उसके ऊपर होगा, यानी कि उसी पोजीशन पे अगर कोई और चीज़ भी आ रही है, यानी कि मैंने एक पेज रखा उसके ऊपर एक और पेज रख दिया, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि ऊपर पेज कौन सा आएगा। तो इसमें ये नहीं है कि बाद में जो लिखा जाएगा, यानी कि बाद में जो ऊपर पेज रखा वो ऊपर आएगा, नहीं, जिसकी जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो चीज़ ऊपर आएगी। जैसे अगर हम
यहाँ पे ये लिख के देखते हैं। अच्छा, अब ये देखें, पहले पे हमारे पास है Z3, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी Z3 है, अगले की Z2 Z1। अब हमारे पास सबसे पहले हमने लिखा हुआ Z3, हालांकि सबसे एंड पे हमने लिखा Z-N1 और इसकी वैल्यू है Z-N1, यानी कि सबसे लो वैल्यू Z0 Z1। चलिए इसको अभी हम नहीं देखते, आपको समझ नहीं आएगी। Z0 अगर हम करते हैं, ठीक है, Z0 की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू है 1, ये देखें, इसकी वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू है 3, ठीक है। तो 3 के बाद हमने लिखा है 2, और मतलब अगर लाइन वाइज देखें 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1, तो अगर हम ऐसे पेज रखते हैं, कॉपी के ऊपर पेज रखते हैं, फिर उसके बाद एक और पेज, फिर इसके ऊपर एक और पेज, तो सबसे एंड पे जो पेज रखते हैं उसको ऊपर आना चाहिए ना। लेकिन अगर हम जाके देखें, अच्छा यहाँ पे अभी वो CSS नहीं लग रही, तो हम यहीं पे देख लेते हैं। ये देखें, अब हमारे पास टॉप पे कौन सा शो हो रहा है, Z3, हालांकि हमारे पास Z1 वाला सबसे एंड पे हमने रखा था, और अगर आप चेक करें तो ये सबसे पीछे छुप रहा है, फिर उसके ऊपर ये आ रहा है, उसके ऊपर ये आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। अब अगर हम इस Z1 की ही वैल्यू Z3 कर दें, ठीक है, सबसे ऊपर कौन सा आ गया, Z1 आ गया, ठीक है। तो इसके हम 1 ही वापस कर देते हैं, और इसकी Z3 कर दें, इसकी 4 कर दें सपोज, ठीक है। तो अब सबसे ऊपर कौन सा आएगा, Z4 वाला। इसी तरह अगर हम इसकी वैल्यू 1 कर दें, ठीक है, तो उस हिसाब से उन्होंने अपनी वैल्यू सेट करके जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वो ऊपर आ जाएगी, ठीक हो गया। इसको हम वैल्यू कर देते हैं 2, और इसकी हम वैल्यू कर देते हैं 3, और ये वैल्यूज ना 1000 भी हो सकती है, ठीक है, ओके। इसकी वैल्यू -1000 भी हो सकती है, ओके हो गया। तो ये हमारी मर्ज़ी है कि हमने उसकी वैल्यू क्या रखनी है। तो इस तरह हम अपना देख सकते हैं कि किस तरह हम Z इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा जो बूटस्ट्रैप है वो ख़त्म हो गया, और हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। इसकी पूरी आपके पास प्लेलिस्ट रेडी हो गई है, आप इसको जाके देखें, और इससे पहले CSS को देखें, ठीक है, और इसको सही से समझें, इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कहीं से भी डिज़ाइनिंग नहीं आएगी, कहीं कोई आपको आके ये नहीं बताएगा कि रिस्पॉन्सिव कैसे करना है डिज़ाइन। जो भी प्रैक्टिस आपने करनी है रिस्पॉन्सिव करने की और अच्छा डिज़ाइन करने की, वो आपने यहाँ तक कर लेनी है। इसके बाद हमारे इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट के लेक्चर शुरू होंगे, मे बी उसके बीच में कुछ और वीडियोज़ आएँ रोड मैप वगैरह की, लेकिन अब हमारी जावास्क्रिप्ट इसके बाद इंशाल्लाह स्टार्ट होगी, और उस पर हम वर्किंग करेंगे, और वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है डिज़ाइनिंग से या स्ट्रक्चर से। उसमें हमने एक्चुअल प्रोग्रामिंग सीखनी है, और वो तब आपको समझ आएगी जब आपको बेसिक स्ट्रक्चर बनाना और डिज़ाइन करना आता होगा। अगर आप वहाँ पे जाके CSS सीख रहे होंगे ना, और आपके पास CSS ग्रिप नहीं होगी, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने इन पे फोकस करना है। बूटस्ट्रैप की, CSS की, HTML की स्लाइड सारी बनी हुई पड़ी हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी आपको। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पता चले जब जावास्क्रिप्ट की वीडियोज़ आएँ, और जब भी कोई नई वीडियोज़ आएँ। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।